नमस्कार, फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर मैं आज हर रोज की तरह एक खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं और चर्चा यह है, पिछले 12 घंटे से अधिक इस खबर पर चर्चा है कि देश की जीडीपी जो है उसमें काफी गिरावट आई है और तमाम तरह के विश्लेषण अब तक प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उन विश्लेषणों के संदर्भ में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये कोविड का दौर है और इस कोविड के दौर में जब पूरी व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां ही ठप हो गई थी, तो उन दिनों में जो हमारी आर्थिक स्थिति डाउन हुई, जिस स्थिति पर हम पहुंचे, उसी स्थिति पर चर्चा करने के लिए हम हमारे सहयोगी विवेक पाठक के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। विवेक पाठक भी राजनीतिक मामलों के साथ साथ आर्थिक मामलों पर जानकारी रखते हैं और रिपोर्टिंग का इनका एक अनुभव है। हम लोगों ने बहुत समय तक साथ काम किया है, तो ऐसे में ये एक विमर्श का मुद्दा है और हम चाहेंगे कि आप भी इस विमर्श में शामिल हों और अपनी बात जरूर रखिए। बात किसी राजनीतिक मुद्दे के तहत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो वस्तु स्थिति है उसके संदर्भ में पूरी बातचीत होनी चाहिए। देश की माली हालत फिलहाल जो ये 3 महीने का ये जीडीपी ग्रोथ के संदर्भ में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, उसमें 23% जो है वो हमारी जीडीपी जो है वो गिरी है। और अगर सारे देशों के संदर्भ में देखा जाए तो पूरी दुनिया में हर देश का जीडीपी स्तर गिरा है, सिवाय चीन को छोड़ करके। एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक सुखद स्थिति है जिसकी चर्चा वो विश्लेषक नहीं कर रहे हैं जो पिछले 24 घंटे से सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जीडीपी का स्तर बहुत कमजोर या खराब हो गया है और मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। मैं मोदी सरकार का मंडन करने के लिए या उसका बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि वस्तु स्थिति पर बात करने के लिए एक साथ हम लोग खड़े हुए हैं। विवेक, तमाम कोर सेक्टर्स की बात की जाए और देश की आर्थिक गतिविधि को, और चूंकि हम लोग लॉकडाउन में अपने जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ जर्नलिज्म की गतिविधियों को देखा है, समझा है, जिस तरह से आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हुई हैं, अगर जीडीपी का जो ग्रोथ रेट आया है, मुझे तो लगता है कि इससे भी नीचे जाना चाहिए था। अगर इतने पे संभला है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए दिवाकर साहब, मुझे लगता है कि जो स्थितियां लॉकडाउन के दौरान, पहली चीज तो ये है कि हमारा जो मौजूदा तत्कालीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मजबूत करना, लोगों को घर में रहने पर मतलब तैयार करना, स्वीकार करना उस फैसले को, क्योंकि जहां पर आर्थिक स्थिति छोड़िए, जब आम जनमानस के लिए आम जो दिनचर्या की जो रहने सहन की जो स्थितियां थी, जब वो चुनौतीपूर्ण हो चुकी थी, तो व्यापारिक स्थिति और आर्थिक पटल पर तो चीजें बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने कई एक जगह बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो कि पहली प्राथमिकता थी कि भाई जो पेंडेमिक में जो कंडीशंस बन रही थी उससे चुनौती के लिए जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो चुनौती को जो देखा जा रहा था, उसको लेकर बहुत अहम जो कदम उठाए गए। और 2.5 महीने का जो पूरा जो लॉकडाउन का पीरियड है, उसमें चाहे वो पीपी सूट को देखिए या फिर अपना सेल्फ जो डिपेंडेंसी जो बढ़ाने की कोशिश की है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, सरकार ने उस पर ध्यान दिया। और वो मेरे ख्याल से चाहे कोरोना जैसी स्थितियों की बात करें तो कोरोना पेंडेमिक में ये फैसला बहुत जरूरी था। और ये जो स्थितियां हैं वो मुझे लगता है आने वाले समय में कई पीढ़ियों के लिए, सरकारों के लिए ये एक उदाहरण के स्वरूप जो है पेश की जा सकती है। दूसरी चीज ये है कि देखिए जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों में क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो अभी आने वाले समय में कुछ मुझे लगता है थोड़े बहुत परिवर्तन की तरफ दौड़ती हुई नजर आएंगे। अभी जो आंकड़े आए वो हम 3 महीनों में से बात कर रहे हैं, जिनकी 2.5 महीने तक सारा व्यापार देश का पूरा पहिया रुका हुआ। भाई, जब पूरी गतिविधि ही रुकी थी, जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में था, सिर्फ वो जरूरी चीजें जो देश में किसी भी नागरिक को जीने के लिए और उसको उसके घर के चारदीवारी में रहने के लिए जरूरी है, उसके अतिरिक्त तो सारी गतिविधियां ही बंद थी। तो अब ऐसी स्थिति में तब आप ये सोच सकते हैं कि जब 2.5 महीना एक वो ऐसा समय जब पूरा देश दरवाजे के अंदर बंद था, घर के अंदर था, सैनिटाइजेशन और तमाम उन चुनौतियों से, कोरोना चुनौतियों से निपट रहा था, तो अगर ये कोई आंकड़ा आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिएक्शन क्या रहेगा। हाँ, इन 3 महीनों में जो सरकार ने फैसला लिया, जिसमें कि आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा फैसला, और मुझे लगता है कि जो पिछला जो त्योहार हमारे बीच में जन्माष्टमी और रक्षाबंधन गया है, तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि
इस जन्माष्टमी और रक्षाबंधन पे हमने कम से कम चाइना से आने वाली राखियों का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल। और वो स्थितियां यहाँ पर हमारे देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए मानते हैं कि अभी चुनौतीपूर्ण है। 3 महीने के अगर इस आंकड़े को ना देखें और आने वाला जो 3 महीने का आंकड़ा जो वाकई में विस्तृत स्वरूप जो भारत का जो आर्थिक पटल पर दिखाएगा, वो बहुत मजबूती के साथ बदलता हुआ नजर आएगा। जो तस्वीर होगी वो जो पूरी तरह से बदल सकती होगी। आपदा को अवसर में बदलना, ये संदेश हर व्यक्ति के लिए। सरकार अगर देखिए राजनीतिक स्तर पर अगर बात करें तो उसको लोग घेर सकते हैं कि लोगों ने, प्रधानमंत्री ने इस पर भी एडवर्टाइजमेंट किया। तो मुझे लगता है कि ये सीखने वाली, समझने वाली बात है कि अगर आप लोग अपनी स्थिति में जाकर अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लें और आप खुद इस अवसर में आप अपने आप को ढाल लें, तो ये वो दूर नहीं है कि हम देखिए चाइना के साथ इतना जो हमारा तनाव बढ़ा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो हम आर्थिक स्वावलंबन अपने ऊपर शुरुआत कर रहे हैं। एक देश के अंदर ऐसी सरकार, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने ये पूरा फैसला लिया, एक मैसेज लोगों तक पहुंचाया। हालांकि चुनौतियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, कई सारी चुनौतियां जिस पर सरकार अपना प्लानिंग करेगी। और अगर सरकार, मैं कहता हूं कि शुरुआत ही कर रही है, आने वाली तमाम जो देश में सरकार बने, अगर उस पर वो कंटिन्यूएशन रखें तो शायद हमारा जो भारत है, जिसको कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि हम निर्यात जो आंकड़े हैं, हम उसके ऊपर जो निर्भर कर रहे थे, वो चीजें अब हमारी जो निर्यात की स्थितियां बढ़ेंगी और आयात की स्थितियां जो हमारी वो कम होंगी। बिल्कुल। विवेक ने आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की। इस पूरे चर्चा में आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक पक्ष है। विवेक, हम इस पर फिर आते हैं, क्योंकि मुद्दा है कि जीडीपी के ग्रोथ रेट पर जो कमजोरी आई, जो कमी आई और हमारी इकोनॉमिक स्थिति जो है जो संकुचित हुई, उस पर ढेर सारे कमेंट्स और ढेर सारे विश्लेषण हो चुके। मैं विवेक पिछले 12 घंटों से उन सारे विश्लेषणों को बड़े नजदीक से देख रहा हूं, समझ रहा हूं। विश्लेषण के संदर्भ में किसी को मौका मिल गया कि हाँ सारी तबाही हो गई। ये विवेक एक बड़ा सवाल है कि इस देश की वस्तुस्थिति क्या है, किस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसको न देख करके सिर्फ ये बताना कि कोई सरकार नाकारा है या बेकार है। हम किस तरह से किसी भी अपने 130 करोड़ की जनता को डेमोरलाइज करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, ये भी हमको अपने कर्तव्यों को देखना समझना होगा। अगर हम सार्वजनिक जीवन पर या सार्वजनिक मंच पर या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई चर्चा और विमर्श करते हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि मैं दूसरी बार ये कह रहा हूं, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, आर्थिक पहलू के परिप्रेक्ष्य में हमें वस्तुस्थिति पर बात करनी है। कोर सेक्टर्स में कमी आई और वो जो कमजोरी थी, वहां पर जो लॉकडाउन की स्थिति पड़ी, क्योंकि सारी गतिविधियां, विवेक जैसा कि हम आप जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई पर आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ती हैं, और डिमांड ही नहीं रही तो फिर सप्लाई क्या होगी, और जो डिमांड और सप्लाई का जो सारा जो एक्सटेंशन था वो रुक गया। तो जब आर्थिक गतिविधि ही रुक गई तो उसमें जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगा। लेकिन हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ी है एक सेक्टर में, जिसकी चर्चा लोगों ने नहीं की, और वो है कृषि। 3.5% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ में हमारे जो है इकोनॉमी अगर बढ़ती है, उस देश में, जिस देश में कृषि प्रधान देश कहा जाता है, हम और प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया। आप विवेक याद रखिए कि बराबर पीएम ने बोला है कि कृषकों ने, हमारे देश के किसानों ने, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे के प्रमुख अंग हैं, और उनकी ताकत दिख गई। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ की है विवेक, मेरा अपना मानना है वो इसलिए ग्रोथ कर सकी क्योंकि जब शुरुआती दौर के पेंडेमिक स्थिति में जब शहरों की सारी गतिविधियां, सारी उनकी कार्यप्रणाली जो है लोगों की जो जम गया, बिल्कुल, जो औद्योगिक विकास के जो अपने नॉर्म्स थे वो बिल्कुल ठप पड़ गए। लेकिन कृषि और कृषक समाज जो है, जो गांवों की ओर था, वो पेंडेमिक स्थिति पर नहीं आए थे, वहां पर बीमार लोग नहीं थे, और इसके कारण से वहां की गतिविधियां नहीं रुकी, इसलिए उसने ग्रोथ किया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस पूरे मामले को चुनौती के पूर्ण जो स्वरूप देखा। और जैसे मेरे ख्याल से इस बीच में लॉकडाउन के टाइम पे हमारी बात टिकैत साहब से हुई थी, जो कि प्रवक्ता भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे किसान यूनियन के, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ ये तय करना है कि जो किसान का जो फसल है उसका दाम उसे सही समय पर और सही तरह से मिल जाए। तो देश का किसान इतना सक्षम है कि देश नहीं,
बाकी दुनिया के लिए भी अन्न पैदा कर सकता है, अनाज पैदा कर सकता है। और ये स्थितियां जो हम निर्यात की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत के किसानों के जरिए जो पूरा एक इच्छा शक्ति देखने को मिली है, इस देश की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए आने वाले समय में, जैसे कि हमारे देश में पहले से कहा जाता रहा है कि हमारे देश का किसान और सैनिक दोनों जमीन से जुड़े हुए हैं और हर स्थिति में देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए, जीडीपी तो छोटी बात है, हर स्थिति में उन्होंने लड़ाई की है। और कोरोना जैसे पैंडेमिक टाइम में भी उन्होंने चुनौती रखते हुए फसल काटी, फसल बोई और जिन जिन फसलों के ऊपर जो स्थितियां खराब होती नजर आ रही थी उसको भी सही समय पर निकालकर अपना नुकसान होने से बचाया, साथ ही साथ देश की जो जीडीपी है उसमें सपोर्टिव हैंड अपना खड़ा किया। विवेक आप ये भी देखें, हम कुछ मैंने कहा सकारात्मक पहलुओं को लें, क्योंकि अगर नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें तो हम भी उन विश्लेषकों की तरह बिल्कुल हाथ मलते हुए कई ऐसे पक्ष आपको बता सकते हैं जिसमें देश की इकोनॉमी बिल्कुल धराशायी हम दिखा सकते हैं। 15 मिनट लगेगा हम साबित कर देंगे इस देश की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें सकारात्मक पहलुओं के साथ आलोचना के उन बिंदुओं तक पहुंचना है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि इस पेंडेमिक के नाम पर सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो पैसा राज्यों को दिया है और पेंडेमिक के नाम पर जो जिलों के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से खर्च कर रहे हैं, उन पैसों को कम से कम हमारे जो स्वास्थ्य के सेक्टर में इस पेंडेमिक को नियंत्रित करने के लिए या इसके इंतजामात के लिए जो कुछ भी किए गए हैं, अभी वो दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में दिख रहे हैं, लेकिन देश के छोटे छोटे शहरों में भी अब ये महामारी फैल चुकी है। जो कृषि हमारी जो है वो डेवलप करती हुई देख रही है इस जीडीपी में, अब चूंकि गांव की तरफ इस महामारी का पूरा एक स्वरूप जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है, वहां जो है आगे की समस्या आ सकती है, क्योंकि 6 महीने के बाद ये जीडीपी ग्रोथ जो रेट है जो हमारी वो मेंटेन हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। विवेक, इसके लिए जरूरी इस बात की है कि जो सरकार जो केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा दिया है और राज्यों के थ्रू वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच रहा है, वहां पर स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य मुद्दों पर जो खर्च किया जा रहा है, वहां पर अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम सही से नहीं करेगा तो ये पैसा बेकार जाएगा और बंदरवाट अर्थात भ्रष्टाचार की ढेर सारी संभावनाएं होंगी। इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके बहुत सीरियस बात करने की जरूरत है। और ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि मैंने अपने क्षेत्र के 3-4 ऐसे लोगों से की जो बिल्कुल युवा रोजगार देते भी हैं और वो एक तरह से उद्योग चलाते हैं, छोटा मोटा उद्योग भी चला रहे हैं। आज उनका प्रेजेंटेशन जो था इस पूरे मामले को लेकर के, किसमें केंद्र की गलती नहीं, अर्थात मैं तो उत्तर प्रदेश से, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, हम लोग ये है कि पैसा दिल्ली से आता है, लखनऊ से भी सही जगह से जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर तो रहा है, लेकिन उसमें बंदरवाट की संभावना ज्यादा हो गई है, इसमें रोक की जरूरत है। दूसरी बात, अगर इतना ही सारा कोर सेक्टर खराब हो गया तो अन्य सेक्टर्स में जो हमने प्रयास किया है उसका रिजल्ट भी तो आने वाले समय में विवेक दिखाई पड़ेगा। हम मास्क नहीं बनाते थे, अब हम मास्क जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की, 9 लाख करोड़ का हमारा खिलौना व्यापार है और इस खिलौना व्यापार में प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो आह्वान किया और उसके हिसाब से अगर एक्शन लिए गए, उन एक्शंस में मैंने परसों भी जब फेसबुक लाइव के माध्यम से कह रहा था कि प्रधानमंत्री समेत रूलिंग पार्टियों को बहुत पहले चाइना की कारस्तानी को समझ लेना था। आज हम समझ रहे हैं जब हमारे सामने सारी मुश्किलें आ गई। इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट में जो कमी आई है, अगर हम इस आत्मनिर्भर भारत के जो सपने हैं और जिस तरह से सजगता से हम आगे बढ़ने के प्रति कृतसंकल्प हैं, अगर उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को हासिल कर इस आंकड़े से हमें और हमारे देश के लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम उस दौर में हैं जब देश की आर्थिक नीतियों को छोड़िए, हमारे देश की सारी सामाजिक स्थितियां भी एक वेंटिलेटर के दौर से बचकर हम बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया इस दौर में है और अभी पूरी तरह निकल भी नहीं पाए हैं। हम तो भारत की बात करते हैं, अब आप अमेरिका की बात सुनिए। अमेरिका एक ऐसा देश जो अपनी स्थितियों में हर स्थिति पर सशक्तिकरण के दावे करता है, लेकिन आप सोचिए कि वो मलेरिया की दवाई के लिए भारत के पास आया। बिल्कुल। और तमाम ऐसे रिसर्च वर्क हैं जिसमें कि भारत सरकार से हर स्थितियों में, चाहे वो WHO हो, चाहे वो तमाम जो संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो भारत को बहुत मजबूत स्थितियों के तौर पर देख रहे हैं और उनका साथ लेकर चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थितियों पर अगर हम नीचे गए हैं तो मुझे तो बस ये लगता है कि जो लोग इसके खिलाफ हल्ला मचा रहे हैं
वो सिर्फ कोरोना को अपने लिए आशीर्वाद की तरह देख रहे हैं। देखिए, हल्ला मचाना उनका अधिकार है, उनके विश्लेषण से असहमति नहीं हो सकती। हाँ, उनके विश्लेषण में जो कमी है वो जरूर बताने की जरूरत है, क्योंकि आलोचना का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ बुराई करें। आप वर्तमान परिस्थितियों की चर्चा करते हुए उसके माइनस पॉइंट्स को भी बताएं। जिस तरह से सरकार ने आम जन के लिए अपने पूरे एक तरह से खजाने खोले हैं अगर केंद्र सरकार ने, तो वो पैसा वास्तविक लोगों तक पहुंचे, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। और दूसरी बात विवेक, अब फिर हम आर्थिक मुद्दों पर आते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम हुआ है, रोड्स पर काम हुए हैं, रेलवे ट्रैक्स पर भी काम हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कुछ सेक्टर्स में बहुत ज्यादा काम भी किए गए हैं। उनका भी असर आने वाले समय में पड़ेगा। और चूंकि अब जब हम अनलॉक 4 की स्थिति में जा रहे हैं, एक तरह से सारी गतिविधियां, जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां सितंबर लास्ट तक प्रभावी हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय है कि कोरोना महामारी कहीं से विवेक कम नहीं हो रही है, इसलिए कोरोना एक बड़ी समस्या के रूप में बनी रहेगी। और स्वास्थ्य के सेक्टर में, खास करके स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमें और खर्च करना पड़ेगा। इसलिए कोर सेक्टर्स की बात किया जाए या कुछ और सेक्टर्स की, आप देख लीजिए किराना की दुकान पर, अगर इस पूरे लॉकडाउन को आपने बहुत नजदीकी से कवर किया, किराना के दुकान वाले की क्या कोई कमी रही? वहां पे सामानों की कमी हो जाती थी, क्योंकि लोगों को खाने की जरूरत है, वो तो खरीदेंगे। और अगर वो खरीदे हैं तो गतिविधियां चल रही है, किराने का दुकान चल रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई में इतनी बड़ी भी कमी नहीं आई। कमी उस स्तर पर आई कि हमारी औद्योगिक प्रक्रिया पूरी तरह से रुक गई। एक सेक्टर पूरी तरह से प्रभावित होता है, जब रुक गई तो जो वहां नौकरी कर रहे थे लोग, जिनका रोजगार चल रहा था, वो प्रभावी हुआ। दूसरी बात, मजदूरों का इस पेंडेमिक के बाद एक अपने घर जाने की जो उनकी वो थी, जो एक तरह से उनके मनोवैज्ञानिक रूप से इतना थक चुके थे कि वहां से शिफ्टिंग हुई। अब उस शिफ्टिंग के बाद फिर वो अपने क्षेत्र में वापस लौट रहे हैं, और अब ज्यादा इज्जत के साथ, ज्यादा डिमांड के साथ वो जा रहे हैं, इसलिए उनको वास्तविक मजदूरी भी अब मिलेगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस जिले से आता हूं। हमारे अगल बगल के 8-10 जिलों से अब मजदूर वापस जा रहे हैं, तो बुलाए जाने पर वो दिल्ली आ रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं या साउथ के उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो पंजाब भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस महामारी की स्थिति में अब मजदूरों का डिमांड किया जा रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई में अब एक स्थिति हम पकड़ रहे हैं। लॉकडाउन में हमारी जो तबाही हुई थी आर्थिक स्थिति की, उसके कारण होटल व्यवसाय आप देख लें, छोटे रेस्टोरेंट देख लें, उसमें क्या है, उनकी गतिविधियां तो आज भी ठप हैं। आप दिल्ली एनसीआर के हर बड़े होटल में या मोटल्स में या थोड़े बहुत शुरू हो रहे हैं। तो इस गतिविधि को शुरू होने में, और 3 महीने के जिस आंकड़े की बात की जा रही है, उस दौर में तो पूरी तरह से बंद ही रहे हैं, तो उसको तो हम आर्थिक पटल पे जोड़ नहीं सकते। लेकिन दिवाकर जी, मैं ये जरूर बताऊंगा कि सरकार को, मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसे हिस्सा है जो हिस्सेदारी रखते हैं, उस पर थोड़ी सी तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है ऑटोमोबाइल है, अभी जो पार्ट्स हैं, हम जिनके ऊपर विदेशों से निर्भर कर रहे थे, हालांकि कुछ एक प्रोजेक्ट्स है जैसे मारुति है और बड़ी जो बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लिंकअप जो है वो विदेशों से ज्यादा था। तो अब भारत को आने, चूंकि अभी तक तो बैंक है अभी अपने पास, अभी तो उसका स्टॉक होगा, लेकिन जब वो स्टॉक खत्म होने पे आएगा, क्योंकि देखिए अब टायर्स की वैल्यूएशन बढ़ गई है और कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स है उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें कि हम लोग बहुत स्थितियों में जो चाइना और तमाम जो बाहर की जो विदेशी कंपनियां थी उनके ऊपर जो निर्भर कर रहे थे, अब वहां से जो आने वाले जो पार्ट्स हैं वो उन पर बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें और हमारे देश की सरकार को उन आने वाले जो 6 महीने और 1 साल के बाद स्थितियां रहेंगी, जो स्टॉक हमारे पास कम होगा, उसकी तैयारी हमें अभी से करके रखनी होगी, जिससे कि उस वक्त में ये बड़ी चुनौती बन के सामने हमारे सामने परेशानी बन के खड़ी ना हो। बिल्कुल विवेक, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और ये तो पेंडेमिक की स्थिति है विवेक, जो वर्तमान स्थिति है। जिस तरह से बॉर्डर पर 2 प्रमुख पड़ोसी राष्ट्र जो हमारे पड़ोसी होने चाहिए थे इस पेंडेमिक की स्थिति में, उनसे हमारे सहयोग की दरकार थी, उस पड़ोसी की तरफ से युद्ध की धमकियां मिल रही हैं। 2 दिन पहले 29 और 30 अगस्त की रात में जो कुछ भी पैंगोसे झील को लेकर के हुआ, तो हमारा जो खर्च है वो आर्थिक जो एक बड़ा बोझ अब आने वाला है वो सुरक्षा के क्षेत्र में भी है। और वहां भी भारत ने जो है पूरी तरह से स्वदेशी का जोर दिया है। और इस तरह से जो कोर सेक्टर, जहां की पूरी गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां रुकी थी, अब चूंकि अनलॉक 4 की स्थिति गई है तो वहां पर काम तेजी से होगा। ऐसे में
सरकार की तरफ से कुछ ऐसी घोषणाओं की भी दरकार है जिससे उनको बूस्टअप मिले, जो उनको नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई कर सके। लेकिन इंतजार करना होगा, समय अभी जितना जो जिस ये क्वार्टरली सेगमेंट को लेकर यहाँ पर जो बात की गई सर, उसके लिए मेरे ख्याल से अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो अगला जो आंकड़े आएंगे इस पर सुधार की आवश्यकता होगी। बात आपने पते की थी, क्योंकि ये जो आंकड़ा था ये और वर्स्ट हो सकता था, लेकिन सरकार के कुछ कड़े फैसले और कुछ जो सही स्टेप्स जो है सामने आए, जिसकी वजह से ये स्थितियां यहीं तक नियंत्रण की गई। ये जो कोरोना के जो आंकड़े लगातार जिस पर लोग विपक्ष हमेशा हमलावर होने की कोशिश करता है, उनको समझना होगा, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे वो अच्छा जी ठीक है, कमलनाथ सरकार जब मध्य प्रदेश में थी तब वहां के क्या हालात थे, ये सारी स्थितियां देश में राजनीतिक पटल से हटाकर देखनी होगा, उस चश्मे को बदलना होगा। और जब वो चश्मा बदल जाएगा तब आपके लिए राष्ट्र की समस्या के रूप में वो सामने होगा, और उसके लिए राष्ट्र भेद भावना से आपको उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। और इस स्थिति में भी विवेक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे सामने दो ऐसे देशों की तरफ से ये युद्ध थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, 2-3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा दीपावली से लेकर के दिसंबर तक की जो स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से तैयारी जो है उस पूरे लद्दाख क्षेत्र में हो रही है और गलवान से लेकर के पेंगोस्ते तक जिस तरह से चाइना जो है वो सरगर्म है और इधर पाकिस्तान की कारस्तानी चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश पड़ोसी की तरफ से हो रही है जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो आर्थिक बोझ है, जो आर्थिक एक संकुचन की स्थिति है, देश की इकोनॉमी पर वो पड़ सकती है, लेकिन भरोसा हमें अपने कृषकों पर है, हमारे कृषि क्षेत्र का विकास है। ऐसे में जो कृषि से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट की दरकार है। और ऐसे में विवेक आपने बिल्कुल सही कहा कि इसी बीच में जो स्वदेशी का नारा, और अब हम कोई चीज उत्पादन करते हैं फॉर नॉट ओनली इंडिया, फॉर वर्ल्ड, ये एक नारा है और ये रक्षा से लेकर के हर एक सेक्टर में। तो कुल मिलाकर के, और ये हम क्यों बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जब गलवान वैली में चीन ने अपनी कारस्तानी दिखाई और जो एक ऐसा कार्य किया जो एक दुश्मनी करता है, तो अब उस देश के साथ जो हमारे जो आर्थिक दूरियां बढ़ रही हैं और हमने जो निर्णय लिया है उसका तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हर एक नागरिक को, चाहे वो जिस स्थिति में है, उसे अपने प्रयासों को तेज करना पड़ेगा। जीडीपी अभी 3 महीने क्या, अभी हमें दिसंबर तक बेहतर तरीके से इंतजार करना होगा, पूरी तरह से संलग्न होना होगा, अपने सामाजिक और आर्थिक दायरे को हमें बढ़ाना होगा और सरकार को इसके बारे में जो भी पैसा वो आम जनता के लिए भेज रही है उसका सही सदुपयोग हो, ये सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चिंता है। बहरहाल इस चिंता को केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों को देखना होगा, अन्यथा बहुत नुकसान हो जाएगा। फिलहाल इस फेसबुक लाइव में मैं और विवेक पाठक इस पूरी चर्चा में जो आपसे शेयर किए हैं, आप अपने विचार हमें जरूर भेजिए और आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो हाँ या ना में और अपनी बात जरूर लिखिए। लेकिन इतना जरूर है कि देश के आर्थिक स्थिति में जो संकुचन है उस पर फिर से हम ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये भरोसा रखिए, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों का संकल्प है कि हम कोरोना को हराएंगे, इस देश को न सिर्फ पूरी दुनिया में इसकी साख बनाएंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। हमें बहुत निगेटिविटी में चलना, ये भी एक सोच है कि हम सिर्फ अपने देश की कमियों को गिनाएं और सिर्फ इसलिए गिनाएं कि उसका एक राजनीतिक फायदा लें, हमारा काम नहीं है और हमारा ये काम भी नहीं है कि किसी सरकार का मंडन करें, क्योंकि हम एक सही पत्रकार हैं, न हमको सत्ता पक्ष कुछ दे देगा, न हमको विपक्ष कुछ दे देगा, लेकिन सच को बोलना और सच को विश्लेषित करना ये हमारे पत्रकारों की एक जिम्मेदारी होती है। हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन सही और आलोचनात्मक तरीके से करते रहेंगे। फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।